दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बालाघाट जिले के लालबर्रा तहसील के रामपुरी गांव में हैं। हम यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति से मिलने आए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जो 28 वर्षों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती को कर रहे हैं और कई सारे लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं श्रीमान माने जी से। और नमस्कार जी। जी। और हम अब इस जर्नी में, इस ब्लॉग में उनसे बातचीत करेंगे, साथ ही साथ हम उनके इस बगीचे को, इस खेती को देखते भी जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे इस दौरान। चलिए बताइए सर कुछ फार्म के बारे में। ये आपका कौन सा यूनिट है? किसान भाई नमस्कार, मेरा नाम भेजलाल माने। मेरी सी एक छोटी सी बागवानी है जी जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो घर है, घर से लग के जो बागवानी आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आता है मेरा यूनिट बायो कंपोस्ट। कंपोस्टिंग यूनिट के साथ साथ उसमें जैव रसायन यानी जैविक कीटनाशक बनाने का जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो यहाँ से आता है, जिसमें जो जैव रसायन है वो बनाने की जो प्रोसेसिंग है, जो फसल में उपयोग किया जाता है, वो यहाँ बन रहा है। फिर आप आगे जाइए तो इस बागवानी में फिर आगे बायोगैस है, जो बायोगैस के साथ साथ उसकी जो सैलरी निकल रही है, जो रॉ मटेरियल होता है अपना गोबर खाद कचरा करना चाहिए, उससे फिर जो वो ड्राई वेस्टेज है। हाँ जी जी, उससे डिकम्पोज होकर फिर बायो वो वर्मी कंपोस्ट यूनिट तैयार होता है। अच्छा। तो ये करीब एक वर्ष में 2 बार तैयार होता है। 6-6 माह में शिफ्ट में करीब 1 टन के पार जाता है। इतना वर्मी कंपोस्ट पर्याप्त मात्रा में मेरे खेती के हिसाब से ये तैयार हो जाता है। अच्छा, ठीक है सर। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो बागवानी में एक करेला बागवानी है, जी जी। और ये बहुत पुराने बीज है, कहना चाहिए ये देसी 25, बीज है। हाँ 25 25-30 साल पुराना सीड है। 30 साल पुराना। वो क्या है, उसकी सिर्फ हम जैसे जो बेड बनाया है उसमें हमको कंपोस्टिंग खाद डालना है। जी। उसका डोज आता है करीब करीब 10 कुंटल पर एकड़ अच्छा। वर्मी कंपोस्ट का। उसके साथ में फिर उसमें वो बेस डोजल हो गया। फिर पौधे तैयार हो गए, स्टेकिंग किए, उसमें फिर लिक्विड तरल पदार्थ के रूप में फिर एक खाद जाता है। जो खाद ये जो ड्रम में बनता है, जी जी। इसका नाम होता है मैम जीवामृत। अच्छा, जीवामृत। हाँ जीवामृत। इसको बनाने की विधि है, एक जो 200 लीटर का ड्रम है, इसमें 10 केजी गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और आपकी मुट्ठी भर बड़ या पीपल के नीचे की मिट्टी जो शुद्ध होती है, वहाँ कभी केमिकल नहीं होता, और 90 लीटर पानी, उसका घोल बना दिए। वो घोल जो तैयार होता है उसका फिर हम ड्रिप के माध्यम से हर पौधों को फिर वो चले जाता है। हाँ जी, तो ये फिर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से चले जाता है। वो पौधा ग्रहण करके फिर हमको फसल के रूप में उत्पादित देता है। ये कितने दिन में देना रहता है सर? ये हर 15-15 दिन में इसका उपयोग करते हैं, पानी के साथ, फ्लड इरिगेशन में हो या ड्रिप इरिगेशन में हो, आप दे सकते किसी भी फसल में। अच्छा। ये जो बागवानी देख रहे हैं सर आप, ये मेरी करेला बागवानी है। ये जब एंडिंग पे आएगा उसके बाद में इसमें जो सेम होती है अपनी देसी सेम, सेम ही जो बोलते हैं, हाँ वो इसके ऊपर आश्रित हो जाएगी। तो फिर वो चलेगा। अच्छा। कुछ दिन तक करेला चलेगा, फिर वो जो, हाँ जो पक्का बीज गिर के जो नीचे आएगा वो उग के फिर उसके ऊपर चलेगा। तो ये अंतर है ना, बारी बारी से चलते रहते हैं। हमको मार्केट से बीज नहीं लेना है, और ये प्राकृतिक रूप से ही पक जाता है। हाँ जी। और फिर केमिकल के रूप में मैम जैव रसायन स्प्रे किया जाता है इसमें। अच्छा। और इसमें मैंने ये सीखा, जैसे एक फसल है अपनी, इसमें दवाई स्प्रे करना है। नॉर्मली अगर कोई दूसरी फसल है तो किसान क्या काम करता है, रोग आने के बाद या कीट आने के बाद स्प्रे करता है। हाँ। मैंने ये सीखा कि मेरे को फसल में कब स्प्रे करना है, किस टाइम पे करना है, किस समय पे करना है। ये मेरा प्रैक्टिकल है। अगर हमारी फसल है अमावस के 2 दिन पहले या पूर्णिमा के 2 दिन बाद, हमको उस अवस्था में स्प्रे कर देना है। हमको ये नहीं देखना है कि आज हमारी फसल टूट गई तो कल स्प्रे करना नहीं। हमको टाइमिंग अमावस पूर्णिमा को देखना है। जो कीट व्याधि का जो उसका जो जीवन चक्र है ना, उसका जो जीवन काल है, युवा अवस्था, अंडाशय, लार्वा अवस्था, और जो बच्चे देने की अवस्था, वो अवस्था में अगर हम पकड़ लिए तो हम जहाँ 1 लीटर दवाई स्प्रे कर रहे हैं तो वहाँ 1 पाव ही दवाई में हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। अच्छा, तो आपने अपने अनुभव से ऐसा समय निकाल लिया है कि रोग आने से पहले आप इसमें, हाँ उसका जो टाइमिंग है, रसायन का हाँ मैं समय रहता है कि देख लिया कि कीट किस अवस्था में वो लार्वा छोड़ेगी, कब अंडे देगी, तो हमको स्प्रे कब करना है, उस अवस्था में स्प्रे कर देते हैं। हाँ ये देसी करेला है। और ये आप जो देख रहे हैं मैम, ये एक लाइट ट्रैप है। अच्छा। है ना, आप देखेंगे
स्टैंड है, उसमें एक प्लास्टिक का जो परात है उसमें पानी है और जली आयल अच्छा अच्छा जला हुआ है। जला हुआ है, उसको मिक्स कर दिए। शाम को 2 घंटा वो लाइट जलेगी, है ना। तो जो मादा तितली जो घूमेगी, है ना, वहाँ आएगी और उसमें गिर जाएगी। अच्छा तो अगर मान लो 10 मादा तितली अगर उसमें मर रही है, तो एक मादा तितली अगर 400 अंडे दे रही है, तो 10 चौ 4000 हमारे कीट से हम इतनी बड़ी फसल को बचा लेते हैं। लिया आपने। और नहीं तो 4000 कीट, फिर आप देख सकते हैं एक फसल पे अगर 10 कीट लग जाए तो वो फसल की तो बर्बादी हो जाएगी। इसलिए वो एक प्राकृतिक रूप से एक रोकथाम के लिए, कीट रोग के लिए। इसको कितने उसका- समय जलाना रहता है इसको? हाँ, ये बात सही है सर। ये शाम को 2 घंटा, 7 एक से 9। निश्चित हाँ, निश्चित टाइम है शाम के समय, संध्या का ही टाइम दिया गया है। बाकी फिर 8:30 9 के बाद फिर मित्र कीट निकलते हैं, शत्रु कीट फिर वो शांत हो जाएंगे। फिर 9 के बाद मित्र कीट निकलेंगे जो हमारे काम के उपयोगी हैं, हाँ, उपयोगी है। हाँ, तो उसको नहीं मारना है। अच्छा जैसे ततैया हो गया, घुंगल्ला हो गया, ये हमारे शत्रु को खाने वाले कीट हैं, अच्छा। अच्छा तो उस समय उसको बंद कर दो। ये काफी नई चीज मुझे पता चली सर, मैं तो जानती नहीं थी शत्रु कीट भी होते हैं, मित्र कीट भी होते हैं। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ये डबल काम है मैम, ये इसका नाम अडूसा बोलते हैं, जी। है ना। देहाती भाषा में इसका नाम अडूसा है, इंग्लिश भाषा कोई दूसरा है। अच्छा अच्छा ये हमको मेड़ में भी बाड़ी के रूप में काम आ गया, और इसकी पत्तियां हमको आयुर्वेद में दवाई बनाने के काम आ रही है। अच्छा अच्छा इसकी किस रोग पत्ती की दवाई? जो फसल में हम कीट आ गया तो कीट की रोकथाम करना है, उसके लिए हम ये जो जहरीली पत्ती है, ये पत्ती 5 किलो, नीम की पत्ती 5 किलो, सीताफल की 2 किलो, अच्छा। निर्गुंडी 2 किलो, ऐसी जो आयुर्वेद जिस पत्ती को पशु ना खाए, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ, ये सुना हुआ है जी। उस पत्तियों को हम 20 से 22 प्रकार की पत्तियों को 200 लीटर के ड्रम में गला करके उसका अर्क निकाल के एक पंप में उस अर्क का 1 लीटर दवाई डाल के स्प्रे करते हैं अमास के 2 दिन पहले या पूर्णिमा के 2 दिन बाद। जी। तो हमारी फसल कीट से बचा हो जाती है। और उसमें अगर हमको जैसे रोग भी आता है, कहीं कहीं किसी पत्ती में होता है रोग, कीट अलग होता है, रोग अलग होता है, तो उसमें हम दूसरी दवाई भी मिक्स करके, जैसे घर से कॉपर ऑक्साइड, एक तांबे का तार होता है, उसको 1 लीटर छाछ, उसको हम मिट्टी के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में तार डाल के 7-8 दिन तक सड़ा लेते हैं, तो वो कॉपर ऑक्साइड उसमें आ जाता है, तो एक फंगिसाइड हो गया। उसी का 1 पाव दवाई हम उसी पंप में स्प्रे करें तो हमारा रोग से भी निदान हो जाता है और कीट से भी निदान हो जाता है, इसलिए फसल सुरक्षित रहती है। तो जैसे मार्केट से अपन ने जो कीटनाशक लिए वो एक अलग चीज हो गई, और इससे जो अपन ने कीटनाशक बनाए तो अपन जो जब प्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद खाने में ऐसा तो कुछ नहीं कि इससे दिक्कत हो नहीं सर, आप इसको एक दिन में, जैसे अगर आपने स्प्रे किया आज, जी तो आज के दिन रख दो, शाम तक कल आप तुड़ाई करके खा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ वही कह रहा था जी, और क्योंकि वो खुद ही आयुर्वेद है, वो इंसान के लिए भी है और कीट के लिए भी है। इंसान को भी अगर घुटने में दर्द हो गया तो आप इसकी पत्ती तोड़िए, इसमें सरसों का तेल लगा के गर्म करके लेप लगा दीजिए, सेक दीजिए, अरे तो वाह, आपका दर्द भी गायब। दर्द भी गायब। इतना आयुर्वेद में बहुत बड़ा इसका महत्व है। जैसे अपने को कोई नुकसान नहीं है। नहीं, इंसान को कोई नुकसान नहीं है, ये बहुत फायदेमंद है। रासायनिक वाला होता है सर कि उसमें भी 2-4 दिन खा नहीं सकते। जी। रासायनिक के तो रासायनिक में तो पूरे टाइम उसको समझता ही रहती है। ये जो फसल है इस मैम, ये क्या है, किसानों को झाड़ू के लिए, झाड़ू खरेटा के लिए बन लगता जाता है, है, हाँ, हाँ। इसलिए मैं इसको कुछ हद तक एरिया में, ताकि 100-200 झाड़ू बन जाए, हाँ, तो हमको 12 ही महीना काम आ जाता काम आ है। नेचुरल झाड़ू है। नहीं, नेचुरल है। इसकी पत्तियाँ सर कीटनाशक नहीं, इसकी पत्ती नहीं, सिर्फ मात्र खरेटा के रूप में काम में ले जाता है, झाड़ू के रूप में। ये जो बागवानी में, ये करीब 30 से 35 डिसमिल की बागवानी है ये वाली। अच्छा, भिंडी की क्यों? ये भिंडी प्लस मिक्स सब्जी है इसमें। अच्छा अच्छा गिलकी है, बरबट्टी है, करेली है और ये भिंडी है, अलग अच्छा, अलग अच्छा। प्लाट में। ये जो आसपास जो वो लगी है जाली कहना चाहिए, जी सर, इसमें जो करेला है, जी सर। फिर मेड़ पे तुअर है, साइड में धान है। ये भिंडी अप्रैल माह में लग गई थी, ये देसी है। अच्छा, ये थोड़ी अलग कलर की लग रही जी थी, जी, मैं ये पूछना भी चाह रही थी ये सर। शुद्ध देसी है, ये हमारे पूर्वजों की पहले कहना चाहिए, अच्छा अच्छा हम नहीं जानते उसके पहले की भिंडी है। अच्छा और अच्छा। इसको लगाने की तकनीक आप ये देख रहे कितना हैं। साल पुराना बीज है सर आपने जो सर रखा है मेरा तो संरक्षित? मानना है कि ये 50 साल पहले की जगह पुराना, क्या, अच्छा अच्छा हम उसी का बीज बनाते हैं अच्छा। और उसी को। मैम ये अभी तक फसल देना चालू है, ये फिर होगी, इसकी कटिंग होगी, इसकी कटिंग इसकी होगी, कटिंग होगी जैसे ये जैसे वो कटी है, कर रहे हैं आपने, वो तो कटिंग फिर होगी, नई- नया ब्रांच नया आएगा, ब्रांच आएगा। तो ये अभी और 1-1.5 माह फिर फसल देगी, इसलिए ये लंबी अवधि तक है। अगर हम दूसरा कोई हाइब्रिड ले रहे हैं तो उसकी लंबी अवधि उतनी फसल नहीं देगी। तो ठंड के पहले पहले तक की पूरी फसल दी। जी जी, ठंड तक फसल देगी। ये आपने नेचुरल तरीके से कचरे को रोकने के लिए प्लास्टिक जी जी जी, वो मल्चिंग की है। जी सर। और ये मेड़ पे ये देसी भटाई है, अच्छा अच्छा छोटी वाली जो
कांटे वाली ये देसी होता है। ये प्लाट हो गया भिंडी का। इसमें मैं इस साल एक नया प्रयोग किया हूँ, ये ड्रैगन है, नागफनी नहीं है, ड्रैगन फ्रूट है। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट है जी। उसका, बिल्कुल उसी प्रजाति का लगा है। हाँ, तो ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हम्म, फ्लावरिंग आ गया, एक फल हमने खा लिया है, अच्छा अच्छा, सेकंड फूल, और काफी महंगे बिकते हैं ये हाँ ड्रैगन बहुत फ्रूट। आया है। ये- तो ये भी लगा चुका हूँ, मैंने देखा प्रयास करके कि मेरी हाँ। बागवानी में, मेरी भूमि में होती कि नहीं। उगती है कि नहीं हाँ, अपने लेकिन क्षेत्र में? सक्सेस है, Success 100% सक्सेस है, क्योंकि इसका फल खा लिया हमने। इसके लिए अलग जलवायु ऐसा कुछ रहता है क्या कि नहीं, जगह? अगर टेम्परेचर ज्यादा है और ऐसा पतली जमीन है, मोटी जमीन, तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। इसका बीज कहाँ से लाए सर? ये बेसिकली मैं कहाँ का बीज फसल नहीं है है, ये जो शाखा है, अच्छा, आप इस शाखे को काट दो और लगा दो। ये बेसिकली कहाँ की फसल है सर? ये अपने यहाँ की नहीं है, या कनाडा या कहीं की फसल है, बाहर की है। बाहर की है। तो वहाँ से मैं कॉलेज में गया था, तो एक ही शाखा लाया था मैं, एक का ही 7-8 बना लिया। अच्छा सर, ये हाँ। हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, अपने तो क्षेत्र में। हेल्दी जी होता है। सर, जी, ये जो प्रॉपर ये मिक्स वेजिटेबल है इसमें, अच्छा अच्छा, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो आप बेड देख लीजिए, ये जो बेड है इसमें जो ये बेड की लंबाई 120 फीट है, करना चाहिए फीट में, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो अब इसमें जो कंपोस्ट खाद जो होता है वो 10 कट्टी डली है। कट्टी बोले तो 10 दूनी 20 यानी 200 kg, 200 किलो एक बेड में। तो अब हर बेड में 200 किलो डला है। उसके बाद में उसकी मिक्सिंग की गई है, फिर मल्चिंग करके हमने एक लाइन इसमें बरबट्टी लगा दिया, मुख्य फसल बरबट्टी। करेला जो है वो अपने आप ही बीज गिरा, वो उग गया, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो प्राकृतिक रूप से। हमको उसको स्टेकिंग करना है, तो उसकी स्टेकिंग किए, उसका रख रखाव सहारा किए, देना है। समय पे दवाई, समय पे उसका देख रेख, कब दवाई डालना है, क्या डालना है, मैंने आपको बता चुका भी हूँ। और इसकी जो फसल चालू है सर, ये बरसात से कहना चाहिए आप, जुलाई से, जुलाई अगस्त ये लगातार फसल दे रही है अभी, और ये चलते भी रहेगी, अभी थोड़ी सी लंबी समय तक चलेगी और 1 माह फसल देगी। तो ये है इसका मेन पॉइंट। और उत्पादन की हम बात करते हैं सर, इसमें अगर हम 30 डिसमिल की बात करें, 30 डिसमिल में कितना उत्पादन ले सकते हैं? अगर धान की अगर फसल लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 कुंटल धान। अगर उसका बजट देखें तो सर 5 दूनी 10 ही हज़ार का होगा मात्र, लेकिन उसमें व्यय भी तो हुआ ना। लेकिन हम उसको अगर सब्जी वर्गी में अगर इसमें लाते हैं, और मेरे हिसाब से बजट देखते हैं, जो मेरे को व्यय हो रहा है उसमें जो खाद है वो 0 है, घर का ही स्वयं की मेहनत का है, दवाई है वो 0 है, आप सीड लगा रहे हैं वो भी घर का ही है, 0 है सर। ये हमको बचने के साथ साथ जो उत्पादन क्षमता है, अगर हम केमिकल युक्त खेती में देखते हैं तो मान लो 10 कुंटल उत्पादन हो रहा है, ठीक है सर। तो 10 कुंटल उत्पादन होगा इतनी ही जगह में, लेकिन अगर हम उसको प्राकृतिक रूप से जैविक विधि से कर रहे हैं तो उसमें 13 से 14 कुंटल तक जाएगा। फसल वही रहेगी, भूमि वही रहेगा, किसान वही रहेगा, लेकिन ऑर्गेनिक में करेंगे तो वो 4 कुंटल बढ़ जाएगा। केमिकल वाला जो बेल है या जो पौधा है वो जल्दी नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ऑर्गेनिक में करते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं। फ्रूटिंग में भी कोई अंतर नहीं आएगा, इसका स्वाद, रख रखाव, कलर चेंज ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना ज़्यादा ये मैं इतने सालों में लगभग मेरे करना चाहिए। अब ये जो फसल लगी है 28 का फसल है, 28 साल का जो चल रही है इसको, तो इसका जो मेन प्रॉफिट ये देखा मैं कि स्वाद अच्छा, खर्च कम, फायदा ज़्यादा। तो 10,000 का अगर हमने धान बेचे, अगर सब्जी वर्गी में जाते हैं तो सर उसका 4 गुना हो जाएगा एक ही क्रॉप में। जैसे धान भी एक ही क्रॉप है, उसके बाद धान के बाद दूसरी क्रॉप लगती है, साल भर में 2 क्रॉप। तो हम सब्जी में अगर देखते हैं तो डबल क्रॉप में अगर देखा जाए तो 4 गुना यानी 40 दूनी 80, इतने ही ज़मीन में इतना प्रॉफिट होता है मात्र सब्जी वर्गी फसल में। और इसमें एक ही फसल पे आश्रित न रहे किसान, अंतर्वर्ती फसल रहे, एक बेल वाली एक नीचे वाली। जैसे अभी ये बेल वाली है, सेकंड में अभी टमाटर नीचे लगेगा सर, तो वो नीचे वाली फसल हो गई, है ना। तो इसमें लगाने का भी बड़ा स्रोत है, यानी मेरा भी जो लगाने का तकनीक है, मैंने जो सीखा इतने सालों में। अब आप कहोगे जी ये समय में आप बरबट्टी लगा लो, ठीक है बरबट्टी लगा लो, लेकिन कब लगाना है, किस टाइम में लगाना है, इसका भी बड़ा वो सीखा मैंने, साइंटिफिक दिमाग एक प्रकृति से जुड़ के। वो कैसा सर, मान लो एक बरबट्टी है, ये आपको दिख रही है फसल, ऊपर दिख रही है ना, तो ये ऊपर की फसल हुई ना सर, बरबट्टी है या करेली है, बेल वाली जो फसल है या जो भी फसल है दिख रही है, तो ये ऊपर की फसल हुई। अब जमीन के अंदर भी तो फसल होती है ना सर, कंद वाली फसल है ना। तो 2 फसल हुई, एक नहीं दिखने वाली और एक दिखने वाली।
तो जो दिखने वाली है, इसका जो पौध रोपण है, इसका जो बीज अंकुरण क्षमता है, वो उजाली पक्ष में होना चाहिए। बोले तो जो चंद्रमा जब निकलता है, अस्त होना और निकलना, ये 15-15, 14-14 नहीं कर रेसो है। तो जब चंद्रमा उगता है उस समय आप ऊपर की फसल की बोनी करें, और चंद्रमा जब डूबता है, कहना चाहिए अंधेरी पक्ष स्टार्ट होती है, तब आप जमीन के अंदर की फसल की बुआई करें, चाहे लहसुन, प्याज, अदरक, शकरकंद, मूली, गाजर। ये अगर करे तो आपको रोग प्लस उत्पादन में मेरा मानना है कि आपको 90% फुल फसल मिलेगी, अच्छा, कम मेहनत में बम आवाज। तो ये प्रकृति के साथ अगर हम तो जुड़े प्रकृति के साथ हम बहुत और अच्छी बात फसल बताई ले सर तो आपने। सबसे बेस्ट। इसलिए किस टाइम पे कब कौन सी फसल लगाना है, ये मेरा निश्चित हो गया है, तब उत्पादन क्षमता बढ़ती उत्पादन है। क्षमता, बहुत अच्छी बात बताई सर। हमें पता नहीं था कि प्रकृति के साथ में हम चलते हैं तो ऐसा भी है। हाँ, सर मैं एक ना सवाल प्रकृति एक था मेरा, जैसे आपने इसमें मल्चिंग करी और आपने ड्रिप इरिगेशन लगा दिया है, तो इसकी निंदाई गुड़ाई की जब करते हैं तो उसमें समस्या नहीं आती? सर, मैं अच्छी बात की रखे आपने। ये जो बीच वाली जो मल्चिंग है, इसमें हमको खरपतवार रोकने के लिए, कचरा रोकने के लिए हम इसको मल्चिंग किए। खाद डालने के बाद, बेड सुधारने के बाद, अब जो बेड नाली वाली जो नीली जमीन खाली है, तो उसमें हम हाथ से निंदाई करके उसकी रख रखाव सफाई कर लेते हैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत 1-2 कचरा भी आ गया, जैसे 1-2 अभी आया भी है मान लो, उसको निकाल करके और उसको सुरक्षित जगह में डिकम्पोज कर देते हैं, उसको फेंकना भी नहीं है। खाद बन जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर जितने ये रॉ मटेरियल या जो बेल या वेस्टेज होगा पत्ते वत्ते अंतिम चरण में, तो ये भी वेस्टेज नहीं आएगा मैम, हम्म। ये भी मेड़ के किनारे उसको सुरक्षित रख दिया जाएगा, उस पर पानी चलेगा या हाँ मिट्टी, तो वो डिकम्पोज होके फिर खाद खाद बनेगा। बन जाएगा। यानी वेस्टेज इसको जलाना भी नहीं है, है ही नहीं। अंगार भी नहीं लगाना है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तभी वो हमको फिर देती है। तो ये मेरा उद्देश्य है। उद्देश्य है और मैं इसी पे आश्रित हूँ। मेन मकसद कहना चाहिए जो केमिकल खेती और जैविक खेती में ये अंतर देखा कि जैविक खेती में लंबी अवधि तक फसल लो, केमिकल खेती में कम समय में फसल ले लो और स्वाहा हो जाएगा, और जैविक खेती में लंबी अवधि तक फसल देगी और ज़्यादा समय तक देगी, हम भी स्वस्थ। तो मेरा मानना है कि मैं मार्केट में आज रेट का भी अगर देखा जाए जी। अंतर में, हाँ। तो मैं रेट में भी थोड़ा सा ज़्यादा हूँ। जरूरी है सर। रेट में भी अगर एक बार बट्टी की बात करें नॉर्मली सर, तो आज मार्केट में 30 से 40 रुपए केजी जाएगा। दूसरी अगर कोई मंडी से कोई लेता है केमिकल कोई वाली है केमिकल, तो, हाँ। हम स्वयं जाके बेच रहे हैं तो वो 100 रुपए के ऊपर ही जाएगा, 100 के नीचे जाएगा ही नहीं। देसी करेला है, आप देख रहे हैं, अगर करेला भी बेच रहे हैं तो 200 रुपए केजी है। हमको 10 कुंटल उत्पादन करने से क्या मतलब, हमको 1 ही कुंटल करना है, लेकिन कैलकुलेशन देखो आप अंतर, 10 कुंटल का भी 40 रुपए केजी और 1 कुंटल का भी 200 रुपए केजी, तो दोनों को कंबाइन देखिए मैम, तो रेट ज़्यादा मिला, हमारी फसल लंबी अवधि तक जाएगी, सुरक्षित रहेगी, हमारी भूमि सुरक्षित, खाने वाला भी खुश रहता है, स्वादिष्ट भी है। स्वादिष्ट भोजन है। स्वादिष्ट तो ये मेरा ये प्रयास लगातार चल रहा है। प्रयास क्या, अब मैं तो रंग ही गया हूँ उसमें, तो मेरे को तो वही दिखता है बस, अब दूसरा तो कुछ दिखता नहीं। मार्केट से हमको कुछ लेना ही नहीं है, अगर मार्केट से लेना भी है थोड़ा सा दवाई के रूप में, तो क्योंकि मेरे यहाँ हींग नहीं होती, फिटकरी नहीं होती, इसलिए बस हींग और फिटकरी ये मार्केट से लेना पड़ता है। बाकी सब माहौल से, अपने जो आसपास है जंगली जड़ी बूटी, सब स्वयं मेहनत करके और उसको उपयोग करके हम फसल ले रहे हैं। सर जैसे आपने हींग और फिटकरी की बात करी, तो इसका उपयोग कैसे करते हैं आप? हाँ, ये बहुत अच्छे सवाल किए सर। हींग एक फंगिसाइड भी है और फिटकरी ये भी फंगिसाइड है। किसी भी चीज़ को रोग का निदान करने के लिए, रोग की, जैसे मान लो एक रोग होता है मैम, नाम सुना होगा, चुर्रा मुर्रा, पत्ती मोड़क, पत्ती कुकुर्रा रोग। अच्छा अच्छा, तो पत्तियों को हाँ, पत्ती मुड़ जैसे जाती है टमाटर में उसकी। आता है, मिर्च में आ जाता है ज़्यादा करके, हाँ हाँ। तो उसके लिए कैसे हमको उपाय करना, तो हमारी जो जैव रसायन दवाई है, दवाई में उसको मिक्स कर दे तो हमारा कीट प्लस रोग का भी निदान हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में, एक पंप में हमको दवाई डालना है, तो 1 लीटर छाछ कॉपर ऑक्साइड वाला, जो कॉपर से गला हुआ है साथी, 1 लीटर छाछ, उसमें 2.5 ग्राम हींग और 2.5 ग्राम फिटकरी, दोनों का पाउडर मिक्स करके आप स्प्रे कर दे, तो जो व्हाइट फ्लाई आती है चुर्रा मुर्रा, उससे हम निजात पा लेते हैं। लेकिन किसान भाई का ये भी ध्यान देना चाहिए, दवाई डाल तो रहे हम, लेकिन समय को नहीं चूकना चाहिए। अगर समय को चूके तो आपका वो हींग फिटकरी या दसफंडी है वो भी काम नहीं उसका भी करेगी। काम नहीं आएगा। उसका समय अवधि होना है कि वो व्हाइट फ्लाई कीट कब अंडे दी और उसके बच्चे कब निकलेंगे, तो हमको किस अवस्था में दवाई डालना चाहिए, ये सबसे पहले मेन वो सीखा है। तो बस उसी का उपयोग किसान भाई करे, समय को ना चूके। चाहे आप उजाली पक्ष में भूल गए तो अंधेली शुरू में उसका स्प्रे कर दें, या अंधेली में भूल गए तो उजाली में कर दें, पर अमावस पूर्णिमा में जरूर स्प्रे करें। ये मेरा किसान भाई से भी
करबद्ध निवेदन, ऐसा मैं गुजारिश करता हूँ सभी से कि समय को ना चूके, चाहे वो धान की खेती हो, सब्जी की खेती हो, चाहे वो कोई लंबी अवधि अगर टमाटर की खेती करता हो, जो भी करता हो, समय को ना चूके किसान भाई। ये मेरा प्रैक्टिकल रहा इतने वर्षों का। तो सर हमने जस्ट अभी आपका फार्म घूमा, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए कि जैविक खेती होते हुए देखना, और जिस प्रकार से आपने हमें समझाया कि इस प्रकार से आपकी प्रोसेस है, तो सुन के भी काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि जो लोग ये करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत प्रेरणादायक रहा होगा। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि 28 वर्ष पहले आपने कैसे सोचा कि ऑर्गेनिक खेती मुझे करनी चाहिए और इसमें मुझे अपना पूरी खेती को कन्वर्ट करना चाहिए? उस समय क्या हुआ मैम, सबसे पहले ऐसे ही एक दूसरे गांव में ऐसा कोई चौपाल लगा था। अच्छा। वहाँ गवर्नमेंट अधिकारी, ग्राम सेवक आर्य लोग ऐसी चौपाल लगाए थे और वहाँ ऐसी चर्चाएं चल रही थी, तो मैं पीछे जाके बैठ गया था। जी। तो वहाँ ऐसे ही सुनने में मिला जानकारी कि नहीं, किसानों को भ्रमण किया जाता है, वहाँ ले जाया जाता है, तो वहाँ सिखाते हैं, ऐसा करते हैं। तो मेरे मन में ऐसा थोड़ा सा विचार आया। तो मैं नेक्स्ट डे फिर सुबह साइकिल से चले गया। अच्छा। गया और वहाँ पर देखा, हमारा घूमा फिरा, तो उस समय आधार कार्ड नहीं, कुछ नहीं था। बोले ऐसा कुछ नहीं, नाम लिखो, गाँव का नाम लिखा और चलो। जितना अपन जैसा पहन के गए थे कपड़े वैसे पहुंच गए। तो वहाँ ले गए। फिर तो मेरे को ऐसा लगा वहाँ 3-4 दिन नहीं ऐसी खेती होती है, तभी वहाँ गाय भैंस, उनका गोबर कैसा करना, क्या करना, पूरा एक एक सिखाया उनने। भोजन भी वही कराते थे वहाँ पर नेचुरली। बिल्कुल। तो वहाँ से जब मैं देख के आया, तो ऐसा हमको लगा कि घर में आए, बाबूजी से ही बोला, मैंने कहा हमारे घर तो इतने सारे पशु हैं, हमारे यहाँ गोबर भी हो रहा है, मूत्र भी हो रहा है, रॉ मटेरियल खाद भी है, उसको सिर्फ कंपोस्टिंग करना है, प्रोसेसिंग करना है उसका बस। ऐसा धीरे धीरे फिर बूंद बूंद करके तो 1 साल 2 साल 3 साल, चौथे साल में मैम फिर उसको जम के बढ़ा दिए। अच्छा। फिर जम के बढ़ाया तो थोड़ा सा एक जुनून सा हो गया, नहीं अब कर लेंगे अपन। तो फिर हमने सोचे अपनी इतनी बागवानी है, खेती है, अपन को सब्जी का थोड़ा करके देखे। तो फिर इन्वेस्ट किए थोड़ा सा इधर उधर से। थोड़ा सा उस समय क्या है, आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। अच्छा। आय जमीन उतनी है लेकिन उत्पादन में नहीं होता था, बहुत दिक्कत होती थी। जी। फिर जब हम सब्जियों की ओर गए और फिर सब मिलके पूरे परिवार सहित फिर उसमें ताकत लगाए, और जब टमाटर लगाए, अन्य दूसरी सब्जी लगाए, उसमें जब प्रॉफिट ज्यादा आने लगा, ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब हमारी दूसरी जो फसल है धान, वो यथावत रख दो, और जो पूरा जो घर का बजट है, जितना भी खर्च है, वो पूरी सब्जी भाजी में पूरा निकलने लगा। और उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिर खुश हो गया। तो उस साल से फिर हम उसको कंटिन्यू करने लगातार। तो उसमें डबल फायदा ये भी हो गया, सब्जी तो मिल रही है लेकिन उससे ज्ञान अर्जित ज्यादा हुआ। तो लोगों को प्रोत्साहित भी करना, सिखाना भी, ट्रेनिंग के माध्यम से भी, घर में किसान आते हैं तो उनको भी गाइडलाइन देना, ये चलते रह रहा है। अच्छा। तो सर आप ऑर्गेनिक खेती के सिलसिले में आपने कहाँ विजिट किया है, कहाँ से ट्रेनिंग किया है, और कहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अभी? सर मैं बता दूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में गवर्नमेंट के थ्रू जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं इंडिया का ऑल ओवर इंडिया घूम गया। अच्छा, ऐसा कोई जगह नहीं है? कोई जगह नहीं है। आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी अगर आप बात करें, जहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो एग्रीकल्चर के तहत आते हैं, उसमें सब में चले गए। वहाँ से सब ट्रेनिंग दे के और ट्रेनिंग लेके सीख के आ गया हूँ। अच्छा। ऐसा हर जगह से आ गया हूँ मैं। बड़े चाहे वो लहसुन अनुसंधान हो, चाहे प्याज अनुसंधान हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे बागवानी हो, चीकू हो, मत्स्य पालन हो, ऐसा कोई बाकी नहीं रहा मेरे से, मैं सबसे आ गया। तो सर भारत के अलावा भी आपको कहीं ट्रेनिंग के लिए जाने का अभी तक मौका मिला? जी, मैं भारत के अलावा अन्य दूसरे देश में, जैसे अपना पड़ोसी देश है नेपाल, मैं वहाँ भी गया हूँ। वहाँ हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी फसल ज्यादा होती है वहाँ। अच्छा। आम, फ्रूटिंग, जैसे ये एक दूसरा नाशपाती टाइप का फल होता है। अच्छा। फिर बाकी सब्जी, लौकी, ककड़ी, बहुत कम एरिया में। तो वहाँ कैसा ऐसा पहाड़ी नुमा है, तो उसमें दायरा कैसा लगाते हैं, छोटा सा पट्टा, फिर ऊपर पट्टा, जैसे अपना सीढ़ी रहती है। अच्छा। मंदिर की जो सीढ़ी होती है, सेम वैसी वहाँ की भूमि है, उसी में उपयोग करते हैं और उसी में फसल लेते हैं। बहुत अच्छा। तो वहाँ आपका नेपाल का एक अनुभव रहा कि कैसे कम जगह में जो है खेती करी जाती है, छोटे से स्थानों में। अच्छा। तो सर आप बालाघाट जिले के लिए, हमारे जिले के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, और आप अपने जो किसान भाई हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो लोग केमिकल की खेती कर रहे हैं, रसायन युक्त खेती कर रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो किसान भाई से यही अनुरोध है, कृपया केमिकल को हटा दें। जी। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी संसाधन जीरो बजट में, कहीं
मुश्किल से खर्च आएगा। हम्म। आप घर से ही उसका उपयोग करें, स्वयं की मेहनत पे दवाई बनाए, स्वयं की मेहनत पे बीज, जी। स्वयं की मेहनत, और उसको धीरे 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 बूंद बूंद करके अगर आप बढ़ाएं तो 2 से 3 साल में वो किसान पक्का है, वो अपने लेवल पे आ जाता है और उसको खर्च कम होता है। तो मेरा किसान भाई से ये भी निवेदन है कि भले उत्पादन 10% कम अगर आपने पकाया, लेकिन मार्केटिंग रेट में आज वर्तमान समय में मार्केटिंग रेट ज्यादा है, तो आप तो बराबर हो गए फिर लेवल में। उत्पादन लेवल भले कम है, लेकिन बजट लेवल में अगर देखा जाए तो बराबर हो गए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ी। जो घर का आपका बजट है वो बढ़िया सरलता से चले जाता है, और आपकी भूमि भी सुरक्षित। आप जिसको आप भोजन खिला रहे हैं वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अच्छा। जिसको आप खिला रहे हैं भले वो ना जाने कि ऑर्गेनिक है या नहीं है, लेकिन हम उसको खिला रहे हैं, हमको विश्वास है कि हमारी 1 किलो सब्जी उनने खाया, कम से कम उसके परिवार ने तो खाया, तो एक सुकून मिलता है। पैसा तो हमको मिला, लेकिन हमने अच्छा दिया, ब्लेसिंग भी मिलती है, उनका आशीर्वाद भी मिलता है। जी। नाम भी लेते हैं कि अरे हाँ यहाँ पे ये चीज होती है, उगती है। तो ये रहे मानी जी, इनसे हमने बातचीत करी। ये इनके पिताजी हैं, दोनों साथ मिलके जो है इस ऑर्गेनिक खेती को कर रहे हैं। और सर के बारे में जो है मुझे अमित जी से पता चला। हमारा उस दिन लास्ट रिसेंटली पॉडकास्ट शूट हुआ था, तो उन्होंने सर ने जो है ऑर्गेनिक फूड के बारे में ही बताया था कि जो है जैविक भोजन खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। हमारा वो पूरा जो एपिसोड है वो केवल भोजन के बारे में ही था। तो सर ने ही मुझे फिर आपके बारे में बताया कि मैडम बोले हमारे क्षेत्र में बालाघाट जिले में ऐसे व्यक्ति हैं जो 28 वर्षों से इस खेती को कर रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल उनसे मिलाने लेकर जाऊंगा। और आज हम उन्हीं के साथ में जैविक मार्ट के जो हमारे अमित चौरसिया जी हैं उनके साथ में हम यहाँ पर आए, और आपसे मिलने का, आपसे बातचीत करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपका मैं बिल्कुल धन्यवाद करती हूँ, पूरे प्रकृतम की तरफ से धन्यवाद करती हूँ कि आपने कीमती समय हमें दिया और हमको जो है इतना अच्छा ज्ञान बताया। धन्यवाद सर। नमस्कार मैडम। तो अमित सर, जो सर से मिलाने का जो आपने मुझे सौभाग्य दिया है, हमको प्रकृतम परिवार को जो है एक सर से मिला करके, और इतना अच्छा इन्होंने ज्ञान दिया, तो मैं उसके लिए आपका बिल्कुल बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पूरे प्रकृतम की तरफ से सर आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैम। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हमने एक जो स्टोर अपना ओपन किया है वो एक बेस लेवल पे है कि हाँ कि आप सभी लोग ऑर्गेनिक उत्पाद वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको, उस दिन मैं ये भी बताया था कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्राउंड लेवल में कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो पैकेजिंग में सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहा है किसान, उसको क्या समस्या आ रही है, वो कितने टाइम से कर रहा है, और उसको क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं उस दौरान, ये मैं दिखाना चाह रहा था। तो आपके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर सर के साथ जो भी विजिट करा, बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा एक विजिट रहा सर, उसके लिए बिल्कुल थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपके साथ में अगले एपिसोड में, तब तक के बने रहिए। धन्यवाद।